In the last lecture, we have discussed about the air standard Brayton cycle, their assumptions, and the efficiency of closed cycle air standard Brayton cycle. The efficiency of Brayton cycle closed cycle is eta is equals to 1 minus 1 upon Rp to the power gamma minus 1 upon gamma, where Rp is the pressure ratio, because there is only two pressure ranges in the Brayton cycle. One is the higher pressure and second one is the lower pressure. So P2 is equals to P3 and P1 is equals to P4. From that we have concluded the efficiency of closed cycle gas turbine is 1 minus 1 upon Rp. Rp is pressure ratio. Rp is P2 upon P1 या फिर P3 upon P4. Pressure ratio to the power gamma minus 1 upon gamma, where gamma क्या है? Gamma is the ratio of specific heats, Cp upon Cv. ठीक है ना? इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है? इस रिलेशन से ये समझ में आ रहा है कि जो ब्रेटन साइकिल की इफिशियंसी है वो इंक्रीज होगी अगर आरपी इंक्रीज होगा या फिर गामा इंक्रीज होगा. कैसे? देखो, इस फॉर्मूले से जो आरपी है वो डिनोमिनेटर में है, तो अगर आरपी इंक्रीज होता है मतलब ये 1 माइनस आरपी वाली जो टर्म है ये डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. अगर आरपी इंक्रीज होता है तो 1 अपॉन आरपी, ये वाली जो टर्म है गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ये डिक्रीज होगी. देखिए 1 अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.25. और 1 अपॉन 5 अगर 4 की जगह इंक्रीज होके 5 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2. यानी कि जो वैल्यू है वो क्या हो रही है? 0.25 से 0.20 में डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है. तो अगर ये वाली टर्म डिक्रीज होगी तो 1 माइनस समथिंग, जो भी टर्म है यहाँ पे, अगर ये डिक्रीज होगी तो 1 माइनस में से जो कम डिक्रीज हो गया है टर्म वो माइनस होगा, तो टोटल जो इफिशियंसी है वो क्या है? इंक्रीज होगी. ठीक है, तो इसका मतलब आरपी अगर इंक्रीज होता है, यानी कि प्रेशर रेशियो ब्रेटन साइकिल में अगर इंक्रीज होता है तो जो साइकिल की इफिशियंसी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. साइकिल की इफिशियंसी क्या है? इंक्रीज हो जाएगी. उसी तरीके से ये जो गामा है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, अगर ये गामा इंक्रीज होता है तब भी ये वाली जो टर्म है आरपी टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा ये इंक्रीज होगी. और अगर ये पूरी टर्म इंक्रीज होगी तो फिर जो इफिशियंसी है वो भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, फॉर ए सिंपल ब्रेटन साइकिल इफिशियंसी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आरपी एंड गामा. अगर आरपी प्रेशर रेशियो इंक्रीज होता है तब भी इफिशियंसी इंक्रीज होती है, और अगर गामा इंक्रीज होता है तब भी इफिशियंसी इंक्रीज होती है. तो उसी के साथ हमने यहाँ पे इफिशियंसी और आरपी के साथ में एक प्रेशर रेशियो के साथ में एक कर्व बनाया है. तो देखिए यहाँ अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर रेशियो है आरपी वो क्या है? 1 है. प्रेशर रेशियो 1 का मतलब क्या है कि हायर प्रेशर और लोअर प्रेशर बराबर है. प्रेशर रेशियो P2 अपॉन P1 का अगर 1 है तो उसका क्या मतलब है कि P2 और P1 बराबर है. इसका मतलब प्रेशर अगर इंक्रीज नहीं होगा तो इफिशियंसी कितनी होगी? अगर आरपी की वैल्यू 1 है तो इफिशियंसी उस समय पे कितनी है? 0 है. तो साइकिल की इफिशियंसी कितनी होगी? 0 होगी. वर्क डन भी 0 होगा. ठीक है, वर्क डन भी 0 होगा और इफिशियंसी भी 0 होगी. कब? जब आरपी की वैल्यू 1 होगी. जैसे जैसे आरपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, देखिए आरपी की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है इफिशियंसी भी इंक्रीज हो रही है. आरपी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इफिशियंसी की वैल्यू भी बढ़ रही है. लेकिन यहाँ पे प्रेशर रेशियो की वैल्यू के साथ अगर हम गामा का कर्व भी देखें तो ये वाला जो कर्व है वो तब है जब गामा की वैल्यू 1.4 है, और ये वाला कर्व है जब गामा की वैल्यू 1.67 है. 1.67 ये किसके लिए है? दिस इज गामा इज इक्वल टू 1.4 फॉर डायटोमिक गैसेस एंड गामा इज इक्वल टू 1.67 फॉर मोनोएटोमिक गैसेस. तो मोनोएटोमिक गैसेस के केस में जो गामा की वैल्यू है वो ज्यादा होती है. इसीलिए अगर आप देखें तो कंपेयर्ड टू द डायटोमिक गैसेस, ये जो गामा है
गामा की वैल्यू 1.4 है। इसका अगर इससे अगर हम कंपैरिजन करें तो सेम प्रेशर रेशियो के लिए कोई भी प्रेशर रेशियो की टर्म देखें, यहाँ ये एक लाइन बना ली हमने, तो इस लाइन पूरी लाइन पे जो प्रेशर रेशियो की वैल्यू है वो सेम होगी। सपोज यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे जो प्रेशर रेशियो है वो भी 5 है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो अगर प्रेशर रेशियो की वैल्यू 5 है तब डाई एटॉमिक गैस का अगर हम यूज कर रहे हैं साइकिल में तो इफिशियंसी यहाँ पे होगी। लेकिन अगर उसी की जगह पे आपने मोनो एटॉमिक गैस का यूज किया है तो इफिशियंसी यहाँ पे होगी, मतलब ज्यादा इफिशियंसी होगी। तो अगर गामा की वैल्यू इंक्रीज होगी सेम प्रेशर रेशियो के लिए तब भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, और आरपी की वैल्यू इंक्रीज होती है सेम गामा के लिए तब भी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मतलब दोनों के इंक्रीज होने से आरपी की और गामा की वैल्यू इंक्रीज होने से साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या हीलियम आर्गन भी यूज कर सकते हैं। हीलियम आर्गन क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेस हैं और ये गैसेस भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा कॉस्ट पे फर्क पड़ता है। एयर तो फ्री अवेलेबल है तो एयर को हम यूज कर सकते हैं। एयर को हम कंसीडर करते हैं एज एन डायटोमिक गैस, तो एयर फ्री अवेलेबल है, लेकिन एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम मोनो एटॉमिक गैस का यूज उसमें कर सकते हैं। दिस इज द एनालिसिस, बट करते नहीं है, करते एयर का यूज। नेक्स्ट टर्म इज बैक वर्क रेशियो। बैक वर्क रेशियो ये क्या होता है? तो बैक वर्क रेशियो को आर बी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आर का मतलब है रेशियो, बी डब्ल्यू सफिक्स में है इसके, बी का मतलब बैक और डब्ल्यू का मतलब वर्क। तो आर बी डब्ल्यू मीन्स बैक वर्क रेशियो। ये क्या होता है? निगेटिव वर्क इन द साइकिल डिवाइडेड बाई पॉजिटिव वर्क इन द साइकिल। तो अगर हम पूरी साइकिल की बात करें, पूरी साइकिल में 4 प्रोसेस हैं, 1 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, 3 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 1 कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इन चारों प्रोसेस में पूरी साइकिल में निगेटिव वर्क कहाँ पे होता है? 1 2 प्रोसेस में, जहाँ पे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। तो निगेटिव वर्क कितना होता है? कंप्रेशन वर्क। और पॉजिटिव वर्क कहाँ पे होता है? 3 4 प्रोसेस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, टरबाइन वर्क। टरबाइन वर्क इज पॉजिटिव वर्क। तो बैक वर्क रेशियो क्या हो जाएगा? बैक वर्क रेशियो इज द कंप्रेशन वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। आर बी डब्ल्यू इज इक्वल टू कंप्रेशन वर्क नेगेटिव वर्क अपॉन टरबाइन वर्क। तो गैस टरबाइन के केस में अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये 40 से 60% होता है। मतलब 40 से 60% जो पावर है जो टरबाइन जनरेट कर रहा है उसका 40 से 60% कंप्रेशन वर्क है। ठीक है, मतलब कंप्रेसर जो है टरबाइन जितनी पावर डेवलप कर रहा है उसका 40 से 60% पावर टरबाइन कंज्यूम कर, सॉरी कंप्रेसर कंज्यूम कर लेता है। टरबाइन जितनी वर्क प्रोड्यूस कर रहा है कंप्रेसर उसका 40 से 60% कंज्यूम कर लेता है। निगेटिव वर्क जो है वो 40 से 60% है टरबाइन वर्क का, ये बैक वर्क रेशियो दिखाता है। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे स्टीम पावर प्लांट या स्टीम रंकाइन साइकिल में देखेंगे तो ये जो बैक वर्क रेशियो है ये सिर्फ 1 से 2% होता है। निगेटिव वर्क कहाँ पे होता है? उसमें पंप में होता है, और पंप की जो एनर्जी है, पंप जो कंज्यूम करता है एनर्जी, वो बहुत कम होती है कंपेयर टू द एनर्जी प्रोड्यूसिंग बाय द टरबाइन, compared to the energy producing by the steam turbine। तो स्टीम टरबाइन जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका 1 से 2% ही सिर्फ पंप एनर्जी कंज्यूम करता है। तो स्टीम टरबाइन या फिर रैंकाइन साइकिल के केस में अगर हम देखते हैं बैक वर्क रेशियो तो सिर्फ 1 से 2% होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गैस टरबाइन की, तो यहाँ पे जो कंप्रेसर है वो बहुत ज्यादा एनर्जी टरबाइन जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंज्यूम कर लेता है, अराउंड 40 to 60%, और यही होता है बैक वर्क रेशियो, कंप्रेशन वर्क अपॉन टरबाइन। नेक्स्ट टर्म इज वर्क रेशियो। ये तो था बैक वर्क रेशियो, बैक मतलब निगेटिव अपॉन पॉजिटिव। अब है वर्क रेशियो। वर्क रेशियो क्या होता है? जितना नेट वर्क प्रोड्यूस हुआ। वर्क रेशियो आर डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। वर्क रेशियो क्या होता है? जितना साइकिल का नेट वर्क जो साइकिल प्रोड्यूस कर रही है डिवाइडेड बाई जो पॉजिटिव वर्क उसको, जो पॉजिटिव वर्क साइकिल में था। तो पॉजिटिव वर्क कितना था? टरबाइन वर्क। और नेट वर्क कितना था? डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी। तो वर्क रेशियो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू नेट यानी कि डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू। ठीक है,
डब्ल्यू नेट क्या है? डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी। टर्बाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क इज नेट वर्क। नेट वर्क डिवाइडेड बाय द टर्बाइन वर्क, दिस इज द वर्क रेशियो। दोनों में कंफ्यूज नहीं होता है। वर्क रेशियो is net work upon turbine work and back work ratio is compression work upon turbine। ठीक है, अब देखिए वर्क रेशियो में डब्ल्यू नेट को हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी। तो अगर आप इसको डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू सी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन माइनस डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी। ठीक है, वन माइनस डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी। और वन माइनस डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी, डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी क्या था? डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू टी इज बैक वर्क रेशियो, यानी कि ये जो वर्क रेशियो है वो हो जाएगा वन माइनस बैक वर्क रेशियो। या अगर हम इसको इधर ले आए तो ये इक्वेशन हो जाएगी वर्क रेशियो प्लस बैक वर्क रेशियो इज इक्वल टू वन। दोनों रेशियो का अगर हम समीशन करते हैं तो वो क्या आता है? वन आता है। वर्क रेशियो इज नेट वर्क अपॉन पॉजिटिव वर्क और बैक वर्क रेशियो इज नेगेटिव वर्क अपॉन पॉजिटिव, यानी कि कंप्रेशन वर्क अपॉन टरबाइन। ठीक है, तो वर्क रेशियो की अगर हम बात करें तो ये जो है गैस टरबाइन के केस में वही 40 to 60% होगा, क्योंकि नेट वर्क जो है अगर कंप्रेसर 40% वर्क ले लेगा तो नेट वर्क कितना होगा? 60। और अगर कंप्रेसर 60% वर्क ले लेगा तो नेट वर्क कितना होगा? 40। तो वही 40 to 60 बचता है अल्टीमेटली। तो गैस टरबाइन के केस में जो वर्क रेशियो है वो भी 40 to 60% होता है, लेकिन टरबाइन के केस में जो वर्क रेशियो है वो 98 to 99% होता है, क्योंकि सिर्फ 1-2% ही निगेटिव वर्क है ना। तो नेट वर्क तो बाकी जितना बचा 100 में से माइनस कर लो, 98 से 99% होता है वर्क रेशियो। व्हाट इज द वर्क रेशियो? नेट वर्क ऑफ द साइकिल डिवाइडेड बाय द पॉजिटिव वर्क, या फिर टरबाइन वर्क कह सकते हैं दोनों के लिए। तो टरबाइन वर्क जो है वो गैस टरबाइन में भी और रैंकाइन साइकिल में भी पॉजिटिव। दिस इज द वर्क रेशियो एंड बैक वर्क रेशियो। नेक्स्ट टर्म इज एयर रेट। एयर रेट क्या होता है? जो ब्रेटन साइकिल है उसमें एयर सप्लाई हो रही है, ठीक है, भले ही वो क्लोज साइकिल है मतलब एयर, लेकिन सप्लाई तो उसमें हो रही है, पूरे चारों कंपोनेंट में तो एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, दैट इज द कांस्टेंट। तो वो एयर जो फ्लो हो रही है उसका रेट क्या है? रेट मतलब पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर में कितना मास जो है वो एयर का फ्लो हो रहा है, दैट इज द एयर रेट। तो इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट नेट पावर आउटपुट। ठीक है, 1 किलोवाट पावर आउटपुट, नेट पावर, टरबाइन वर्क नहीं। टरबाइन वर्क तो टरबाइन वर्क 1 किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए कम एयर की जरूरत होगी, लेकिन 1 किलोवाट नेट वर्क प्रोड्यूस करने के लिए टरबाइन वर्क जो है वो लगभग उसका 40 to 60% रहा होगा, क्योंकि उसमें से लगभग 40-60% कंप्रेशन वर्क में चला गया। तो नेट 1 किलोवाट नेट वर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो एयर का मास फ्लो रेट हमें चाहिए, यानी कि पर सेकंड जितने केजी मास हमें चाहिए एयर का, वो होता है एयर रेट। एयर रेट क्या हो गया? मास फ्लो रेट ऑफ एयर जो हमें चाहिए किसके लिए? 1 किलोवाट पावर के लिए, डिवाइडेड बाय द पावर। तो साइकिल में जो अब जो साइकिल है वो 1 किलोवाट नेट पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो सपोज 25 किलो वोट नेट पावर प्रोड्यूस कर रही है, 25 किलो वोट नेट वर्क प्रोड्यूस कर रही है। तो उसके लिए 25 किलो वोट के लिए सपोज हमें चाहिए 50 केजी पर सेकंड एयर हमें चाहिए, 50 केजी पर सेकंड एयर फ्लो रेट होना चाहिए। तो जब 25 किलो वोट 25 किलो वोट नेट वर्क के लिए 50 केजी पर सेकंड एयर की जरूरत है, तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी? 50 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि 2 केजी पर सेकंड पर किलोवाट चाहिए। तो वही यहाँ से आ जाएगा मास फ्लो रेट ऑफ एयर, जितना भी दिया है हमने साइकिल को, डिवाइडेड बाय जितनी साइकिल वो नेट वर्क प्रोड्यूस कर रही है पावर किलोवाट। दिस इज द केजी पर किलोवाट सेकंड। तो ये हो जाता है एयर रेट। ठीक है, एयर रेट। अब देखिए जो किलोवाट है, किलोवाट क्या होता है? किलोवाट होता है किलो जूल पर सेकेंड। किलोवाट क्या होता है? किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप m डॉट ए अपॉन पी को देखें यहाँ पे, तो m डॉट ए की यूनिट केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय किलोवाट भी है। किलोवाट को क्या लिख सकते हैं आप, किलो जूल पर सेकेंड। क्या लिख सकते हो, किलो जूल पर सेकेंड। यहाँ पे ये है केजी डिवाइडेड बाई किलोवाट। किलोवाट को क्या लिख सकते हो आप, किलो जूल पर सेकेंड। और एक सेकेंड इससे मल्टीप्लाइड यहाँ था, ये वाला, ये रहा केजी पर सेकेंड वाला, तो ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये केजी है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी मतलब नेट वर्क पर यूनिट मास, ठीक है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, नेट वर्क पर यूनिट मास डिवाइडेड बाय 1 अपॉन किलो जूल पर केजी का मतलब 1 अपॉन नेट वर्क पर यूनिट मास। तो एयर रेट क्या हो गया, 1 अपॉन डब्ल्यू नेट, केजी पर किलो जूल। इसको बोल सकते हैं हम केजी पर किलो जूल, या फिर बोल सकते हैं केजी पर किलोवाट सेकेंड, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन किलो जूल पर केजी। तो ये हो गया एयर रेट, ठीक है। क्योंकि देखो जो पावर होती है वो कितनी होती है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर केजी पर सेकंड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट किलो जूल पर केजी। केजी से केजी कैंसिल होता है, तो ये बच जाता है किलो जूल पर सेकंड। तो एयर रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, केजी पर किलोवाट सेकंड या केजी पर किलो जूल, 1 अपॉन डब्ल्यू नेट, 1 अपॉन डब्ल्यू नेट केजी पर किलो जूल। अब देखो यहाँ पे जो दूसरी यूनिट हमने लिखी है केजी पर किलोवाट सेकंड, केजी पर किलोवाट सेकंड, इसमें जो सेकंड है अगर हम इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं, आर में कन्वर्ट करते हैं, तो एक सेकंड में 1/60 सेकंड, सॉरी 1/60 मिनट, और एक मिनट में 1/60 आर, यानी कि एक सेकंड में 1/60 इंटू 60 3600 आर। तो यहाँ पे जो सेकंड है अगर हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3600 आर। 1 बाई, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1/3600 आर। जो 3600 है वो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट केजी पर किलोवाट। तो ये एयर रेट हमें चाहिए 3600 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट केजी पर किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, 1 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको जो मास चाहिए एयर का केजी में, वो होता है एयर रेट। 1 किलोवाट आवर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो एयर का मास चाहिए, दैट इज एयर रेट, एंड दैट इज 3600 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू नेट। 3600 divided by W net, that is the air. Next है specific fuel consumption और fuel rate. Specific fuel consumption और fuel rate, ये क्या होता है? It is the mass flow rate of fuel required to produce 1 kilowatt hour, 1 kilowatt power. तो एयर रेट क्या था, 1 किलोवाट पावर के लिए एयर का मास फ्लो रेट, और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन या फिर फ्यूल रेट वो था एयर रेट, ये है फ्यूल रेट। फ्यूल रेट क्या हो जाएगा, बस एयर की जगह पे फ्यूल आ जाएगा। भाई एयर का कितना मास फ्लो रेट हमें चाहिए 1 किलोवाट पावर के लिए, दैट इज एयर रेट, और फ्यूल का कितना मास फ्लो रेट चाहिए 1 किलोवाट पावर के लिए, दैट इज फ्यूल रेट। तो ये भी बिल्कुल सेम है, जाएगा फ्यूल रेट या स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वहां पे m डॉट ए था, यहाँ पे m डॉट एफ आ जाएगा, m डॉट एफ डिवाइडेड बाई पावर, पावर किलोवाट में। अब देखो 1 किलोवाट पावर क्या होती है, 1 किलोवाट पावर इज इक्वल टू m डॉट ए मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय W नेट। W नेट क्या है, किलो जूल पर केजी में, पावर आउटपुट m डॉट ए इंटू डब्ल्यू नेट होती है। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन में जब ये पावर हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज इक्वल टू m डॉट एफ मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल, ये तो एज इट इज रह गया, और पावर की जगह हमने पुट कर दिया m डॉट ए अपॉन डब्ल्यू नेट, m डॉट ए अपॉन डब्ल्यू नेट, ठीक है। अब m डॉट एफ अपॉन m डॉट ए, m डॉट एफ अपॉन m डॉट ए, ये क्या हो गया, एयर फ्यूल रेशियो, सॉरी फ्यूल एयर रेशियो। m डॉट एफ अपॉन m डॉट ए हो गया फ्यूल एयर रेशियो, और अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है एयर फ्यूल रेशियो। तो हमने अब फ्यूल एयर रेशियो नहीं लिखा, हमने क्या किया, m डॉट एफ को इसके नीचे ले आए m डॉट ए के,
तो ये हो गया 1 अपॉन एयर फ्यूल रेशियो इंटू डब्ल्यू नेट, यहाँ पे ऐसे था, डब्ल्यू नेट एज इट इज ही रहा, यूनिट तो वही चल रही है, किलो जूल पर केजी पर किलो जूल, जो पहले थी वही अभी यहाँ पे भी चल रही है। या तो केजी पर किलो जूल लिख सकते हैं या फिर केजी पर किलोवाट आवर लिख सकते हैं, केजी पर किलो जूल लिख सकते हैं या केजी पर किलोवाट आवर, किलोवाट सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, 1 अपॉन एयर फ्यूल रेशियो डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे केजी पर किलो जूल लिखा, उसको हम लिख सकते हैं केजी पर किलोवाट सेकेंड, और जब सेकेंड को आर में कन्वर्ट करेंगे तो वही 1/3600, 3600 जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय एयर फ्यूल रेशियो इनटू डब्ल्यू नेट, केजी पर किलोवाट आवर। दिस इज द फ्यूल रेट। वो पहले जो पढ़ा था वो क्या था, एयर रेट, ये है फ्यूल रेट या स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। और उसमें से ये देखिए 3600 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू नेट, ये क्या है, एयर रेट है, ये क्या है, एयर रेट है। यानी कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एयर रेट डिवाइडेड बाय एयर फ्यूल रेशियो, एयर रेट डिवाइडेड बाय एयर फ्यूल रेशियो। ठीक है, तो जो एयर फ्यूल रेशियो रहता है गैस टरबाइन साइकिल में, वो लगभग 50:1 टू 80:1 रहता है, बहुत ज्यादा लीन मिक्सचर यूज होता है। ठीक है, लीन मतलब जिसमें एयर ज्यादा रहती है, तो 50 केजी एयर के साथ 1 केजी फ्यूल यूज होता है, दैट इज द एयर फ्यूल रेशियो। एयर फ्यूल रेशियो मास फ्लो रेट ऑफ एयर अपॉन मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। अगर 50 केजी एयर है तो 1 केजी फ्यूल होगा, या फिर 80 केजी एयर है तो 1 केजी फ्यूल होगा। इतना ज्यादा लीन मिक्सचर यहाँ पे यूज होता है, मतलब बहुत सारी एयर के साथ बहुत कम फ्यूल, इसको बोलते हैं हम लीन मिक्सचर। ठीक है, तो एयर फ्यूल रेशियो जो है वो लगभग उसकी जो रेंज है लगभग रहती है 50:1 से 80:1 तक रहती है। तो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितना हो गया, 3600 डिवाइडेड बाय एयर फ्यूल रेशियो इनटू डब्ल्यू नेट, या फिर एयर रेट डिवाइडेड बाय एयर फ्यूल रेशियो। ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और फ्यूल रेट। उसके बाद हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सिंपल बेटन साइकिल, बिल्कुल सिंपल बेटन साइकिल। A Brayton cycle has a pressure ratio of 4, pressure ratio Rp की वैल्यू दी हुई है 4, P2 upon P1 या P3 upon P4, with inlet conditions of 1 bar and 27 डिग्री सेल्सियस। इनलेट कंडीशन, इनलेट कहाँ पे होता है साइकिल का, पॉइंट 1 पे। तो यहाँ पे जो टीएस डायग्राम ये बना हुआ है, टीएस डायग्राम, इस टीएस डायग्राम में ये जो पॉइंट 1 है, इस पॉइंट 1 की कंडीशन दी हुई है P1 1 बार, P1 Rp जो है वो 4 है प्रेशर रेशियो, P1 1 बार और T1 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। वैल्यूज टेम्परेचर की जो है वो हमेशा केल्विन में पुट होंगी, वैल्यूज टेम्परेचर की केल्विन में हमेशा पुट होंगी। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, ये हो गया 300 केल्विन। Find the mass flow rate of air required. Mass flow rate of air required for 250 kilowatt power output if the maximum temperature of the cycle is 1000 degree Celsius. गामा की वैल्यू दी है, सीपी की वैल्यू दी है 1। ठीक है, एयर के लिए गामा हमेशा 1.4 होता है, सीपी की वैल्यू 1.005 होती है और सीवी की वैल्यू 0.718 होती है। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में दी हुई, अगर दी हुई है तो जो दी हुई है वही यूज करेंगे, अगर दी हुई नहीं है तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। गामा की वैल्यू 1.4, सीपी की वैल्यू 1 केजी पर किलो जूल, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन और सीवी की वैल्यू 0.718। ठीक है, अब मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे है, 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 4 पॉइंट का या 3 पॉइंट का। मैक्सिमम टेम्परेचर है 3 पॉइंट का, यानी कि T3 की वैल्यू दी हुई है 1000 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे हम केल्विन में, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी 1273 केल्विन, 1273 केल्विन। ठीक है, और मैक पावर कितनी डेवलप करनी है उसको, 250 किलोवाट। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा है 250 किलोवाट पावर डेवलप करने के लिए कितना मास फ्लो रेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड होगा। 250 किलोवाट पावर डेवलप करने के लिए कितना मास फ्लो रेट ऑफ एयर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आरपी यानी कि प्रेशर रेशियो गिवन है और गामा गिवन है, टी वन भी गिवन है।
तो 1-2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 1-2 के लिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन यूज करेंगे, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। गामा पता है, आरपी प्रेशर रेशियो पता है, T1 पता है, तो T2 यहाँ से आ जाएगा 445.79 केल्विन। ठीक है, उसी तरीके से T3 पता है, T4 निकालना है। तो जैसे 1-2 में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लगाया प्रेशर टेम्परेचर के लिए, वैसे 3-4 में भी लगाएंगे। तो 3-4 के लिए कितना हो जाएगा, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4, P3 अपॉन P4 अगेन प्रेशर रेशियो, तो RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। T3 पता था, यहाँ से T4 निकालना। ठीक है, अब T4 निकालने के बाद निकालेंगे हम W नेट। W नेट क्या होगा, टरबाइन वर्क CP T3 माइनस T4, CP को कॉमन ले लिया, T3 माइनस T4 माइनस कंप्रेशन वर्क T2 माइनस T1 माइनस T2 माइनस T1, तो माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस T2 प्लस T1 होगी। ठीक है, तो W नेट निकाला हमने टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेशन वर्क से, तो W नेट कितना आ गया, 270.5 किलो जूल पर केजी। अब देखो ये जो वैल्यू आई है किलो जूल पर केजी में आई है, नेट पावर हमें जो दी थी वो दी थी किलो जूल पर सेकेंड में, किलो जूल पर सेकेंड या किलो वॉट में दी थी। ठीक है, तो पावर को अगर हम डिवाइड करेंगे, पावर क्या बताया था, पावर मैंने क्या बताया था, मास फ्लो रेट ऑफ एयर मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू नेट, और डब्ल्यू नेट यहाँ पे क्या था, किलो जूल पर केजी में था। तो डब्ल्यू नेट की वैल्यू किलो जूल पर केजी में, तो ये निकाल ली हमने, और पावर की वैल्यू ये दी हुई थी यहाँ पे 200 किलोवाट, तो पावर 250 को डिवाइड करेंगे 270.53 से, तो ये आ जाएगा 0.924, ये m डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 0.924 केजी पर सेकेंड। क्या आएगी इसकी यूनिट, केजी पर सेकेंड, यानी कि इतना मास फ्लो रेट हमें चाहिए होगा 250 किलोवाट पावर डेवलप करने के। तो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे अगर इफिशियंसी पूछी होती तो आरपी गिवन था, इफिशियंसी निकाल सकते थे हम 1 माइनस 1 अपॉन आरपी टू द पावर गामा माइनस 1 से। टरबाइन वर्क पूछा होता तो सीपी T3 माइनस T4 से निकाल सकते थे। कंप्रेशन वर्क सीपी T2 माइनस T1 से निकाल सकते थे। ठीक है, इफिशियंसी पूछी, सॉरी हीट एडिशन पूछा होता तो सीपी T3 माइनस T2 से निकाल सकते थे। हीट रिजेक्शन पूछा होता तो सीपी T4 माइनस T1 से निकाल लेते। तो जो भी कुछ ये तो सिंपल बटन साइकिल है, तो इस सिंपल बटन साइकिल में दो टेम्परेचर आपको दिए हुए थे और आरपी दिया हुआ था, बाकी के दो टेम्परेचर आपने फाइंड आउट कर लिए। इस हिसाब से आपके पास चारों पॉइंट के टेम्परेचर आ गए। चारों पॉइंट के टेम्परेचर आ गए तो आप कंप्रेशन वर्क भी निकाल सकते हैं, टरबाइन वर्क भी निकाल सकते हैं, नेट वर्क भी निकाल सकते हैं, हीट एडिशन भी निकाल सकते हैं, हीट रिजेक्शन भी निकाल सकते हैं और इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से आपको क्वेश्चन, बेटन साइकिल के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपको मेन फोकस किस चीज पे करना है कि चारों पॉइंट के टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। अगर चारों पॉइंट के टेम्परेचर अगर आपने फाइंड आउट कर लिए तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा हुआ है वो आप इजीली उसका आंसर कर सकते हैं।